नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से पृथ्वी सर की ऑनलाइन क्लास दी अर्थ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, बीए जो सेकंड सेमेस्टर है, प्रथम वर्ष का जो सेकंड सेमेस्टर है, उसकी हमारी क्लास चल रही है जेएनयू जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जो लास्ट हमारी क्लास हुई उसमें हमने पढ़ा था जो थानेश्वर का वर्धन वंश का एक शासक हर्षवर्धन को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों हर्षवर्धन का शासन प्रबंध, यानी कि हर्षवर्धन के समय शासन को किस प्रकार से चलाया जाता था। ये आपके बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास के सिलेबस में है और इतिहास का एक टॉपिक हर्षवर्धन का शासन प्रबंध हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहले आप जो पहले हर्षवर्धन की क्लास हुई वो ज़रूर देखें, अगर वो नहीं देखी है तो, और उसके बाद में ये क्लास देखें। शासन प्रबंध यानी हर्षवर्धन के समय शासन किस प्रकार से चलाया जाता था, क्योंकि दोस्तों हर्षवर्धन का शासन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा कि हर्षवर्धन ने बहुत शानदार तरीके से शासन किया। तो इतना महान शासक था, तो शासन व्यवस्था भी उस समय हमने पढ़ा था कि जो केंद्रीय शासन था गुप्त वंश का वो खत्म हो गया था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था। तब हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था कि सुदूर हिमालय से लगाकर कश्मीर से लगाकर जो मगध, बंगाल, बिहार, जो पूर्वी भारत है, उत्तरी भारत है, वो सारा का सारा हर्षवर्धन ने जीत लिया था। और इतना बड़ा शासन वो कैसे चलाया करता था। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खास बात थी हर्षवर्धन की वो ये थी कि ये गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था थी, यानी गुप्तों की जो शासन व्यवस्था थी, उसी शासन व्यवस्था को हर्षवर्धन भी क्या करता है, फॉलो करता है और उसी शासन व्यवस्था के आधार पर यह शासन करता है। लेकिन जैसा गुप्त काल में था वैसे नहीं करता है, थोड़ा परिस्थितियों के हिसाब से बदल देता है, यानी परिस्थितियों के अनुसार क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, बदलाव कर देता है और बदलाव करके शासन व्यवस्था को चलाता है। शासन व्यवस्था की हर्षवर्धन के समय कुल 3 इकाइयाँ थी। अगर आपको सवाल पूछे कि हर्षवर्धन के समय शासन की कितनी इकाइयाँ थी, तो वो 3 इकाइयाँ थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहला केंद्रीय शासन था, यानी कि जो सेंटर का जो शासन है वो शासन था। जैसे आजकल होता है भारत में, जैसे केंद्र सरकार होती है वैसे केंद्रीय सरकार थी। उसके बाद प्रांतीय शासन, दोस्तों प्रांतीय शासन से यहाँ मतलब है राज्य सरकार से, यानी राज्यों में शासन था। और ग्रामीण शासन यानी गाँवों में भी कुछ लोगों को नियुक्त किया हुआ था शासन करने के लिए। दोस्तों, ये 3 इकाइयाँ हर्षवर्धन के समय जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन ने बहुत सारी उपाधियाँ धारण कर ली थी। उपाधियाँ धारण करने का कारण ये होता था दोस्तों कि ज़्यादा उपाधियाँ होती थी तो जो क्षेत्र के जो लोग थे उनमें ज़्यादा एक प्रकार से खौफ होता था। जो पड़ोसी राजा थे या शत्रु जो दुश्मन थे उनमें भी एक खौफ रहता था और लोग अन्याय करने से डरते थे। उपाधियाँ कौन कौन सी थी हमने पहले भी पढ़ा था, आज और पढ़ लेते हैं। शीलादित्य की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि, एकाधिराज, एकाधिराज यानी एक ही राजा, चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती जो सम्राट हुआ करते वो उपाधि, सार्वभौम परमेश्वर यानी सारी की सारी भूमि का एक परम ईश्वर। इतनी सारी उपाधियाँ हैं जो हर्षवर्धन ने धारण कर दी थी। उसके बाद की बात करते हैं तो हर्षवर्धन क्या करता था, सक्रिय रहता था, यानी कि लोगों के भरोसे काम नहीं करता था, खुद अपने बलबूते पर शासन को जो चलाया करता था। वो क्या करता दोस्तों, बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि राज्य में जैसे कोई बड़ा अधिकारी नियुक्त करना है, मान लो कोई न्यायाधीश नियुक्त करना है, कोई सेनापति नियुक्त करना है, मान लो कोई मंत्री नियुक्त करना है बड़ा, तो कौन करता था, खुद करता था, स्वयं करता था। आज्ञा पत्र यानी कि किसी को ऑर्डर देना है तो ऑर्डर कौन देगा, कोई मंत्री ऑर्डर नहीं देगा, राजा स्वयं, हर्षवर्धन स्वयं ऑर्डर देता था। और आय व्यय का देख रेख भी स्वयं द्वारा करता था। और जो आय व्यय होती थी उसका जो डिटेल होती थी वो खजांची होते थे, जो कोषाध्यक्ष होते थे वो काम करते थे, उनका भी प्रॉपर ध्यान रखता था, उनका जो डिटेल है वो भी देखता रहता था। तो इससे क्या होता था दोस्तों कि जो शासन है वो एक सही तरीके से चलता था। लोग हैं जो डरते थे और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती, मिस्टेक इनके शासन में नहीं होती थी। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं था, यानी कि न्यायाधीश तो थे, वो निर्णय देते थे, लेकिन अगर और कुछ परिस्थितियां हैं तो फिर अगर जैसे आजकल मान लो न्यायाधीश जो निर्णय देता है उसके बाद में जो लोग हैं जो राज्यपाल के पास जा सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब निर्णय देता है उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास में जा सकते हैं। ठीक वैसे ही न्यायाधीश के बाद में लोग चलकर कहाँ आते थे, हर्षवर्धन के पास में न्याय के लिए आ सकते थे, यानी सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं खुद था। तो इससे क्या हो गया, कानून व्यवस्था का अध्यक्ष भी खुद हैं, न्याय व्यवस्था का अध्यक्ष भी खुद हैं। आगे बात करें तो राज्य के कोने कोने में जाकर जनता की समस्या का निवारण करता था। हर्षवर्धन को राजपाट, राजशाही ठाट बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे एसी के कमरे में बैठ के मौज मस्ती नहीं करनी थी। उसे शराब पी के जो डांसर है, जो नृत्यांगना है, उसको नचवाना उसे पसंद नहीं था। वो क्या करता था, वो राज्य के कोने कोने में जाता था, हर एक छोटे गांव में जाता था और वहाँ देखता था जाकर कि जनता की क्या समस्या है।
जनता को क्या तकलीफ हो रही है और उसके अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करता था। इससे दो फायदे होते थे, एक तो जनता खुश, दूसरी बात कि वो अपना जो भौगोलिक क्षेत्र था उस पूरे को जान पाता था, जो कभी विकट परिस्थिति मान लो आ जाए तो उससे निपटना कैसे है, आसानी से वो निपट पाता था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल हुआ करता था, यानी केंद्र में एक मंत्रियों का मंडल था, बहुत सारे मंत्री थे और मंत्रियों की क्या थी, एक समिति थी। तो उस मंत्रिमंडल में खास क्या था दोस्तों, मंत्रिमंडल में एक तो मंत्री होते थे और एक होते थे अधिकारी। अधिकारी मंत्री मान लो जो नेता जिनको हम वोट दे के भेजते हैं, आजकल की बात कर रहा हूँ मैं, और अधिकारी यानी जैसे IAS और RAS जो होते हैं वैसे। तो इस प्रकार से उस समय इनके मंत्रिमंडल में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, एक मंत्री होते थे और एक होते थे हमारे अधिकारी। अब बात करते हैं कि अधिकारी कैसे कैसे होते थे, ये भी बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि कौन से अधिकारी को क्या कहते थे, कौन सा अधिकारी कैसा होता था, लाइक दिस। तो बात करते हैं कि अधिकारी कैसे होते थे। एक होता था प्रतिहार। प्रतिहार कौन होता था, राज्यसभा का मुख्य संरक्षक, यानी राज्य की जो सभा होती थी उसका जो मुख्य संरक्षक है उसको दोस्तों यहाँ पर प्रतिहार कहते थे। आगे बात करते हैं विनयानुसार। विनयानुसार जो मंत्री होता था वो आगंतुकों को राज दरबार में संपर्क करवाता था, यानी कि बाहर से कोई मेहमान आया है उसको राज दरबार में ले जाना है या फिर राज दरबार में किसी से बात करवानी है, तो वो काम है जो ये विनयानुसार करता था। अगला जो अधिकारी है वो है स्थापति। स्थापति का काम आपको बता दें, यहाँ पर ये होता था दोस्तों कि रनिवास उसे कहते हैं जहाँ पर रानियाँ रहती हैं। रनिवास में जो कर्मचारी होते थे उन कर्मचारियों का ध्यान रखना, निरीक्षण करना, ये काम है जो स्थापति करता था। उसके बाद में भी कुछ अधिकारी थे जैसे प्रतिवर्तक जो प्रतिवर्तन का काम करता था, दूतक जो राजदूत होता था, लेखक जो लिखने का काम करता था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि शासन के संचालन में, यानी कि राज्य को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, यानी कि कुछ एक खास मंत्री होते थे जो भी शासन चलाने में जो टिप्स है जो हर्षवर्धन को देते थे कि भाई हमें इस प्रकार से राज्य करना चाहिए तो बेटर होगा, अच्छा होगा। मंत्रियों को उस समय क्या कहते थे, मंत्रियों को सचिव कहते थे या फिर क्या कहते थे, अमात्य कहते थे। यानी मंत्री के लिए दो शब्द काम में लिए जाते थे, एक अमात्य था और दूसरा था सचिव। अब बात करते हैं कि प्रधान सचिव, यानी कि ऐसा कौन सा था जिसको प्रधानमंत्री बनाया हुआ था, प्रधान सचिव बनाया हुआ था, तो वो दोस्तों भांडी था। और भांडी की हमने पहले ही बात की थी, भांडी ने जब हर्षवर्धन कन्नौज गया था और जो बंगाल के शासक शशांक को हराने का जो काम करने वाला था वो भी भांडी था। भांडी हर्षवर्धन का ममेरा भाई था, इसी को इसने प्रधान सचिव बना दिया था, एक प्रकार से प्रधानमंत्री जैसा बना दिया था। अगला जो अधिकारी, बड़ा अधिकारी, वो था संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक अवंती था, अवंती नाम का एक व्यक्ति था जिसको संधि विग्रहिक बनाया था। संधि विग्रहिक का काम क्या होगा, युद्ध और संधि। क्या काम होगा, युद्ध और संधि, यानी कि युद्ध करना है या संधि करना है, ये निर्णय कौन लेगा, संधि विग्रहिक लेता था। अगला था सेनापति, यानी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता था वो था सेनापति। सेनापति कौन था, सिंहनाद। सिंहनाद का एक नाम का एक व्यक्ति था जिसको इन्होंने सेनापति बना रखा था। आगे बात करें तो एक कटुक था। कटुक एक पोस्ट हुआ करती थी, पद होता था, और कटुक का मतलब होता था गज सेना का सेनापति, यानी कि जो हाथियों की सेना है उनका जो प्रमुख होता था उसको कटुक कहते थे। और उस समय कटुक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भी बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है दोस्तों दो किताबों में, हर्षचरित और शिवकी में। बाणभट्ट की जो हर्षचरित हैं या फिर जो हैंसांग की शिवकी है, उन दोनों किताबों में स्कंदगुप्त के बारे में भी हमें जो जानकारी दोस्तों मिलती है। अब आगे बात करेंगे कि अश्वारोही का सेनापति कौन होता था, यानी कि जो घोड़ों वाली जो सेना होती थी उसका सेनापति या उसका प्रधान कौन होता था, तो उसका प्रधान होता था कुंतल। कुंतल को यहाँ पर घोड़ों की सेना का दोस्तों प्रधान बनाया हुआ था। आगे बात करेंगे भांडागार विभाग। भांडागार विभाग यानी भंडार, जहाँ पर सामान को रखा जाता था, सामग्रियों को रखा जाता था, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे रणभांडागाधिकरण। रणभांडागा अधिकरण, ये एक विभाग होता था जहाँ पर सामग्रियों को रखा जाता था। अगला जो मुख्यमंत्री की बात करें, यानी कि ऐसे कौन कौन से मंत्री थे जो राजा के खास हुआ करते थे, मुख्य होते थे, स्पेशल होते थे, तो वो मंत्री दोस्तों एक पुरोहित होता था जो यज्ञ वगैरह करवाता था, एक प्रधानमंत्री होता था PM। अगला संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक यही जो युद्ध और संधि का निर्णय करता था वो, और उसके बाद में अक्षपटलाधिकृत। अक्षपटलाधिकृत का काम होता था सरकारी कागज लिखना और सरकारी कागज भेजना। अब आगे बात करते हैं कुछ और अधिकारी होते थे, वो कौन कौन से थे, तो कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे, यानी कि अन्य पदों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते थे उनके क्या खास नाम होते थे और वो क्या काम करते थे। तो दोस्तों उनमें एक बड़ा पद था महाबला अधिकृत। महाबला अधिकृत कहा जाता था इसे। ये होता था सर्वोच्च सेना अध्यक्ष, यानी कि सेना का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता था उसको ये क्या कहते थे,
महाबला अधिकृत, इसमें एक शब्द आ रहा है बल, यानी कि ताकत किसके पास में होती है, सेना के पास में होती है। ये आपको सवाल है जो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद करोगे, ऐसे ट्रिक लगोगे कि भाई बल किसके पास में होता है, जिसके पास में बल होता है वो क्या है, सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष है। वृद्ध अश्ववार, इसमें एक शब्द आ रहा है अश्व, वृद्धश्वार क्या होता था, अश्व सेना का जो अध्यक्ष, अश्व सेना के अध्यक्ष को यानी घोड़ों वाली सेना का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे वृद्धश्वार। और आगे होता था चार भट्ट का नाम, ये चार भट्ट नाम इसका होता था जो होते थे दोस्तों अस्थायी सैनिक, यानी कि जो छोटे छोटे सैनिक होते थे जिन्हें सिर्फ युद्ध के समय बुलाया जाता था, परमानेंट नहीं होते थे, उनको कहते थे चार भट्ट। अगला पोस्ट था दूत या राजस्थानीय, दूत को राजस्थानीय भी कहते थे, दूत का काम होता था यानी राजा की जो बातें हैं वो किसी दूसरे राजा तक पहुंचानी है, वो दूत काम करते थे। अगला पोस्ट होता था, पद था ऊपरिक महाराज उसको कहा जाता था दोस्तों जो राज्य होते थे, प्रांत होते थे, प्रांतों के जो शासक होते थे उनको कहा जाता था ऊपरिक महाराज। आगे बात करते हैं आयुक्त, एक पोस्ट होती थी, पद होता था आयुक्त किसे कहते थे, साधारण अधिकारी, यानी साधारण लेवल के जो अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था आयुक्त। अगला पद है मीमांसक किसे कहेंगे, मीमांसा का मतलब मीमांसा दर्शन वगैरह होते हैं, मीमांसा का मतलब होता है न्याय करना, तो मीमांसक किसे कहते थे, जो न्यायाधीश होता था, न्याय करने वाला, उसे मीमांसक कहते थे। अगला पद था महाप्रतिहार किसे कहेंगे, राजप्रसाद का रक्षक, राजप्रसाद से मतलब होता है राजमहल या किला, यानी राजमहल और किलों की जो रक्षा का ध्यान रखता था उसको कहते थे महाप्रतिहार। और अगली खास बात ये थी, इनके पूरा जो हमने पढ़ा शासन प्रशासन, उसकी खास बात ये थी कि देश का जो स्वामित्व था वो अधिकारियों के हाथ में था, यानी कि अधिकारी हर जगह, जैसे आज के समय में आईएएस और आरएएस तैनात किए जाते हैं, वैसे ही हर्षवर्धन ने उस समय बहुत अच्छे कोटि के अधिकारी हर एक विभाग में नियुक्त कर दिए थे। तो इतना शानदार लेवल का जो हर्षवर्धन का शासन प्रबंध था, इसी कारण ये महान शासक बन पाया। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का टॉपिक शासन प्रबंध हमारा पूरा हो गया, आपको समझ में आया होगा। अभी भी हर्षवर्धन खत्म नहीं हुआ है, हर्षवर्धन को लेकर कुछ एक और टॉपिक बाकी है जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का न्याय विभाग, राजस्व विभाग और हर्षवर्धन का मूल्यांकन वगैरह वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इस क्लास का आनंद लीजिए। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई आपके सवाल अगर हर्षवर्धन से रिलेटेड हैं या जो भी आपकी कोई अगर पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में भी भेजना ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दी अर्थ एजुकेशन, उस पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा ज़रूर करना दोस्तों, इस समय बोलूँगा क्योंकि हमें लाइव क्लास स्टार्ट करनी है और लाइव क्लास के लिए कम से कम है जो 500 सब्सक्राइबर, 500 मेंबर, 500 फैमिली हमें चाहिए। तो वो आप टाइम पे जो पूरा करवाओगे ये आपकी ड्यूटी है। बाकी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी नोट्स बनाएं, मेहनत करें, यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।